नमस्कार, एबीपी गंगा की इस खास पेशकश हेल्थ कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और तमाम दर्शक जो इस वक्त हमको टेलीविज़न पर देख रहे हैं उन्हें हम बताना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के जो सुविख्यात डॉक्टर्स हैं उनके सम्मान का कार्यक्रम है और सम्मान के साथ साथ ये उनके साथ संवाद का कार्यक्रम है, उनके संघर्ष की दास्तान जानने का कार्यक्रम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त मौजूद है इस मंच पर। मंच के बाईं ओर डॉक्टर पंखुड़ी जौहरी हैं, आप नेत्र विशेषज्ञ हैं, श्री राम जानकी नेत्रालय गोरखपुर। हमारे बीच में इस वक्त डॉक्टर नीरज गौड़ हैं, आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पडरौना कुशीनगर। और मेरे बिल्कुल करीब बैठे हैं डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, आप एमडी हैं, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर उजाला सिग्नेसिस रेनबो हॉस्पिटल्स आगरा से। डॉक्टर जौहरी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आपके बारे में जो हमें मालूम हुआ है उसमें आप काफ़ी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, असहाय या कहीं मैं कहूँ कि अशक्त लोग हैं जो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, आप अपने हॉस्पिटल के ज़रिए नेत्र की जो चिकित्सा है उन्हें मुहैया करा रही हैं, उसकी एक मुहिम आपने छेड़ रखी है। कृपया उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, वहाँ से शुरुआत करें। शुरू से ही मेरा एक विज़न रहा है, जब मैं पढ़ाई करती थी, कि कहीं ना कहीं जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो स्वास्थ्य सुविधाओं को पाने में असमर्थ रहता है। कई बार तो लोग जागरूक नहीं होते हैं और कई बार उन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो मेरा ये शुरू से रहा कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करूं कि उनको ये सुविधाएं पहुंचाऊं और जागरूकता दूं। हम लोगों के 2-3 ब्रांचेस हैं जिसमें हमने चैरिटेबल आई हॉस्पिटल में छोटे छोटे कैंप साइट्स भी खोले हैं, जाने वहाँ पर गाँव में। तो आप मतलब गाँव में भी कैंप लगाते हैं, शहरी इलाकों में भी कैंप लगाते हैं? शहरी इलाकों में भी कैंप लगाते हैं और गाँव में हमारे ऑलमोस्ट 1 माह में 3 से 4 शिविर रहते हैं निःशुल्क। और उसके ज़रिए हम मरीज़ों तक, सबसे पहला स्टेप तो मरीज़ों को वहाँ गाँवों में जागरूक करना है। जागरूकता की बहुत कमी है क्योंकि मरीज़ों को मालूम ही नहीं है, उनको उनकी बीमारी के बारे में भी बताइए तो भी कई बार उनको लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। तो बहुत मुश्किल आती है, इस स्टेप को क्रॉस करने में बहुत मुश्किल आती है कि उनको बताएं कि नहीं, आप बीमार हैं, आप कृपया इलाज कराएं और स्वस्थ रहें। तो एक बार ये स्टेप वो क्रॉस कर लें तो वो लोग भी आगे आके अपना इलाज कराते हैं और हम लोग भी, जो हम लोगों से बन पाता है, हम उसका थ्रू अपने हॉस्पिटल के ओर से एक ट्रस्ट बना करके सहायता करते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, आपका ये कहना है कि आप केवल लोगों की नज़र ही ठीक नहीं करती बल्कि उनका नज़रिया भी ठीक करती है अपनी सेहत के प्रति। एक ये स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो भी डॉक्टर कम्युनिटी लेवल पर जा कर के काम करना चाहते हैं या करते हैं, उनको ये दिक्कत मेरे ख्याल से ज़रूर आती होगी कि पेशेंट ही जागरूक नहीं है। आप उसको उसकी बीमारी के बारे में बताते रहिए, उनको एकदम विश्वास नहीं होगा। मतलब मैं जाती हूँ, ऑलमोस्ट उनको फिंगर काउंटिंग नज़र होती है, वो ऐसे हाथ वाथ गिन पाते हैं। उनको, माता जी आपको दिख नहीं रहा है? नहीं, अच्छा है, बढ़िया दिखत बा, कौनो प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके आगे तभी बताएंगे ना कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, आपको लेंस लगना चाहिए, आपको इलाज की ज़रूरत है। जब वो बोलेंगे ही नहीं कि हमको कोई दिक्कत है तो आप इलाज के लिए कैसे बताएंगे? तो डॉक्टर साहब, ये जो एक्सेप्टेंस की कमी है, इसका कारण क्या ये है कि लोग, उनको लगता है कि कोई बीमारी अगर रिकॉग्नाइज हो जाती है, आइडेंटिफाई हो जाती है, तो ट्रीटमेंट होगा, उसमें पैसा खर्च होगा? हाँ, मेन तो फाइनेंसिस की ही दिक्कत है मुझे लगता है, और दूसरी अविश्वास। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों से धोखा खा चुके होते हैं शायद गाँव में लोग, और गलत हाथों में पड़ जाते हैं और शायद फ़ायदा ना होता हो, पैसा उनका खर्च हो जाता हो, तो उनको लगता हो कि जो भी कोई आएगा वो हमको धोखा ही देने आएगा, तो इसलिए वो विश्वास ही नहीं करते। तो बहुत मुश्किल है उनको विश्वास दिलाना कि वो बीमार हैं। तो आप अब श्री राम जानकी नेत्रालय के माध्यम से किस तरह से जो ये विश्वास बिल्डिंग का काम है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम है, उसको कर रहे हैं? एक हमारी टीम जाती है जिसमें हम अपने काउंसलर को, जो कि एक लोकल लेवल का आदमी होता है, उसको ले जा करके उनको समझाते हैं, जो उनको लगातार उनके कांटेक्ट में रहता है और वो हमारे हॉस्पिटल से ट्रेनिंग भी पा रहा होता है। तो वो बताता है, वो कुछ वीडियोस के ज़रिए, कुछ पैम्फलेट्स के ज़रिए, या जो उनके यहाँ के कुछ पढ़े लिखे नौजवान या कुछ बच्चे जो कहीं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको समझाता है। तो वो अपने दादा दादी या अपने चाचा चाची को वो मीडिएटर बनते हैं, वो नौजवान पढ़े लिखे बच्चे। तो सबसे पहले जो गाँव की नौजवान पीढ़ी है जो शिक्षा प्राप्त कर रही है, उनको हमें अपने विश्वास में लेना होगा कि
हम लोग आपकी मदद के लिए आए हैं। अब सरकार ने काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अपने साथ अनुबंधित करके तमाम तरह की फैसिलिटीज़ गाँव के क्षेत्रों में पहुंचा रही है। तो ये सब चीज़ों से अवगत कराना जो है वो सबसे पहला स्टेप है। तो मुझे लगता है कि जागरूकता के ये जो एक मुहिम डॉक्टर पंखुड़ी ने छेड़ी है, मैं ज़ोरदार तालियों की दरकार आप सभी से चाहूँगा। एक और अनुभवी शख्सियत हमारे बीच में हैं, डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतने रिसर्च पेपर, इतना अनुभव जो आपने हासिल किया है, कुछ विशिष्ट बातें जो इस सभागार में मौजूद हर व्यक्ति को आप अपने बारे में बताना चाहें। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर सर्विसेज से का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और 40 साल से स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रैक्टिस आगरा में कर रहा हूँ। हमारी जो स्त्री रोग संस्था है फॉक्सी, उसका मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ और 3 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त और 6 नेशनल संस्थाओं का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। मेरा विजन है कि द डोर्स ऑफ नॉलेज कैन नॉट बी क्लोज्ड। अगर मेरे को कुछ आता है तो वो अगर मैं 10 लोगों को सिखा पाऊँगा तभी जाके स्वास्थ्य बढ़ेगा। तो ये देखते हुए हम लोग ने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, हाथ पकड़ के सिखाना, यहाँ तक कि 59 बुक्स, मेडिकल बुक्स हैं जो हम दोनों ने लिखी हैं। डॉक्टर साहब, इतना लंबा अनुभव आपने हासिल किया है। मैं एक बहुत ही बेसिक सवाल, और मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे लोगों का वो सवाल हो सकता है। अभी हालिया एक फिल्म भी आई डॉक्टर जी, जिसमें आयुष्मान खुराना एक गायनोकोलॉजिस्ट का रोल कर रहे थे। सर, एक पुरुष के लिए महिलाओं के रोग का विशेषज्ञ बनना, ये कितनी बड़ी चुनौती आपके समय में रही होगी जब आप मेडिकल प्रोफेशन में आए? मेरे दादाजी स्त्री रोग विशेषज्ञ रहे, मेरे फादर मदर रहे, 60 साल से 1957 से नर्सिंग होम आगरा में चला रहे थे, पहला उत्तर प्रदेश का निजी नर्सिंग होम। 1977 में मैं अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ था। एक डॉक्टर जब बनता है तो उसके लिए सारे अंग जो हैं एक ही होते हैं। अब आई स्पेशलिस्ट है, अगर एक मैं पुरुष की तरह आई स्पेशलिस्ट और आप कहें लड़की की आंख में इतनी पास जाके देखूंगा या ENT हूँ गला अंदर से देखूंगा, तो मेरे लिए वो सारे एक ही सी चीज़ है। जो वो भावना जो कहते हैं लोग आती है, सेक्शुअल भावना आती है, वो आंख देखने से भी उतनी आएगी, गले के अंदर देखने से भी उतनी आएगी, नब्ज पकड़ने से भी उतनी आएगी और गायनेकोलॉजिस्ट को। हम लोग को वो अपना एरिया बंद करना पड़ता है और एक पेशेंट को पेशेंट की तरह और उसको बीमारी की तरह वो देखना। एक पूरी डॉक्टर जी कहानी है, वो है कहानी, उसमें बहुत मसाला डला है, असली कहानी और भी है बहुत सारी। जी डॉक्टर साहब, मैं अब थोड़ा सीरियस सवाल पर आपके पास आना चाहूँगा। इस देश में आज भी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जिस किस्म की जागरूकता की ज़रूरत है वो हमें देखने को मिलती नहीं है। क्या काम किया जाना है जो अपेक्षित जागरूकता फैले? सबसे पहले एक देश का स्वास्थ्य, देश का, महिला की बात ही नहीं कर रहे, एक देश का स्वास्थ्य उस चीज़ पे निर्भर है कि हमारी महिला मृत्युता दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कितना है। जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तब ये 600 पर 1 लाख महिलाएं मर जाती थी प्रेगनेंसी और गर्भ। 2014 तक ये रेट 557 पे अटका हुआ, 537 पे। उसके बाद क्यों कम नहीं हुआ? जब हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हमारे डॉक्टर्स के पास ऐसी कोई बीमारी का इलाज नहीं है जिससे कि महिला मरती है, बट सोसाइटी एंड पॉलिटिकल विल होनी चाहिए महिला की जान बचाने की। फिर हमारी संस्था ने मान्यता प्रोग्राम और बहुत सारे लक्ष्य प्रोग्राम शुरू किए और आज आप देखिए 10 साल में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंडिया का 97 है, 100 से नीचे है। हमारा टारगेट 2030 तक 30 है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल WHO ने सब देशों को दिए हैं कि 30 से ज़्यादा महिलाएं 1 लाख प्रसव में नहीं मरनी चाहिए। बट बहुत फैंटास्टिक पॉलिटिकल विल मिली है, उससे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई है। हम लोग को खड़ा किया गवर्नमेंट ने कि हम गवर्नमेंट चलाती है कम से कम 40 प्रोग्राम महिला स्वास्थ्य के लिए। जब मैं गांव गया अपनी टीम्स के साथ तो देखा कि वहाँ महिलाओं का तो कुछ वो ही नहीं है। एक लड़की बच्चे को कपड़े नहीं पहनाए जाते, चप्पल नहीं खरीदी जाती, उसको इतना सा खाना मिलता है, लड़कों को ज़्यादा मिलता है। जब हमने पूछा वैक्सीनेशन, तो जितनी वैक्सीनेशन सरकारी थी वो तो मिल जाती थी, जो फ्री, जो खरीद के लगवानी थी वो लड़कों को ही मिलती थी, लड़कियों को नहीं मिलती। और एजुकेशन तो कोई सवाल ही नहीं पढ़ने का। तो तभी हम मेरे दिमाग में आया चलो गांव चलना है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करना। 2008 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये स्लोगन हमारी तरफ से आया था। सरकार ने इसको लिया, नरेंद्र मोदी जी ने, हम लोग को बहुत इस पर गर्व है कि ये, पर ये अब बदलना पड़ेगा।
क्योंकि अब देखिए आज की डेट में बेटियां गांव-गांव में पढ़ गई हैं, एमए है, बीएड है, सब है गांव में, सब लड़कियां पढ़ गई हैं, इससे बहुत अच्छा काम हुआ है। बट बच्ची अभी भी नहीं है, अभी भी एम्पावर्ड नहीं है बच्ची नहीं। सो अब हमको इसको बदलना पड़ेगा। अब बेटा समझाओ, बेटी बचाओ करना। बहुत बढ़िया, So, जोरदार पुरुषों को तालियां। समझाना ज़रूरी पड़ेगा। जी, मैं डॉक्टर नीरज आपके पास चलूँगा। आप दो दिग्गजों के बीच में आज इस मंच पर बैठे हैं। पहला सवाल मेरा ही आपसे ये, इतने कद्दावर लोगों के बीच में बैठकर आपको कैसा लग रहा है इस मंच पर? आप सभी को नमस्कार। और पडरौना कुशीनगर ज़िला एक ऐसा ज़िला है कि वो देखा जाए तो पूर्वांचल के सबसे तराई क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्र है। जी। उस क्षेत्र में मैं अपने पीडियाट्रिक प्रैक्टिस करता हूँ। मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बच्चों के संबंधित जो बीमारियाँ गांव क्षेत्र से, जो भी तराई बेल्ट से जो लोग आते हैं हमारे पास दिखाने के लिए, काफ़ी दिक्कतें उनको लगता, मतलब सूखा रोग, एनीमिया की कमी, खून की कमी जैसे एनीमिया बोलते हैं, और भी बहुत सारे हाइजीन मेंटेन नहीं करने के कारण बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो उनको होता है। तो उस क्षेत्र में मुझे लगता है कि प्रैक्टिस करना काफ़ी टफ रहा मेरे लिए, लेकिन धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे और आज के डेट में बहुत बढ़िया से वहाँ अच्छा वर्क करते हैं। बच्चों संबंधित तो सारी चीज़ें ये है कि महिलाएं जो हैं, बच्चों को कैसे देख रेख करना है, कैसे फीडिंग कराना है, क्या हाइजीन मेंटेन करना है बच्चे के देख रेख में, ये चीज़ें नहीं उनको पता चल पाता है। बहुत सारी बीमारियां इनको उत्पन्न होती हैं ऐसे। तो हमको सबसे पहले तो ये रहता है कि उनको बताएं कि फीडिंग कैसे कराना है। जी। जैसे बहुत सारे माँ अभी भी हम गांव क्षेत्र में देखते हैं कि बिस्तर पर लेट के फीडिंग कराती हैं, जो कि ये सही नहीं है। कभी कभी बच्चे फीडिंग करते दौरान कभी खांसी आए या सांस तेज होने की वजह से फेफड़े में भी चला जाता है, जैसे गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे निमोनिया हो गया और भी सीने के इन्फेक्शन जैसे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और बहुत सारी माँ तो ऐसे हैं जो बच्चे को अपने 2-2 साल तक फीडिंग कराती हैं, 2-1.5 साल तक, 2-2 साल तक दूध पिलवाती हैं, जो कि ये हमारे देखने से सही नहीं है। मुझे लगता है कि 6 महीने के बाद धीरे धीरे बच्चों को फूड पे लाना चाहिए, जैसे दाल का पानी या बहुत सारे जैसे लिक्विड पदार्थ में स्टार्टिंग करना चाहिए। 6 महीने के बाद धीरे धीरे करके 3 महीने का जो टाइम मिलता है, 9 महीने मैक्सिमम हम बोलते हैं माँ को कि फीडिंग आप कराइए, क्योंकि बच्चा 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक दूध नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि जो बच्चा 6 महीने दूध लगातार पिया है तो उसको हम 6 महीने के बाद डायरेक्ट उसको फूड पे नहीं ला सकते हैं। धीरे धीरे हम उस बच्चे को जो है आहार देने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं स्टार्टिंग में बताता हूँ, दाल का पानी दीजिए, रोटी उसको पतला करके दीजिए, और भी धीरे धीरे पतला खिचड़ी बना के दीजिए। ऐसे के बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको वहाँ पे बताने की आवश्यकता होती है, और बहुत सारी धीरे धीरे चेंज अब हो रहा है। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, आपको अभी एबीपी गंगा के माध्यम से बहुत सारी कामकाजी माएँ भी देख रही होंगी, और उनके लिए ये समस्या होती है कि वो बहुत लंबे समय तक बच्चे को अपना स्तनपान नहीं करा सकती हैं। तो ऐसे में आप उन्हें क्या सलाह देंगे? स्टार्टिंग पीरियड में बहुत सारे ऐसी माँ हैं जिनको दूध नहीं हो पाता है, तो वो ये नहीं जान पाते हैं हमको कौन सा दूध देना है। तो गांव क्षेत्र के लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, बहुत सारे पेशेंट तो हमारे पास ऐसे आते हैं, बच्चा पैदा हुआ और बकरी का दूध भी पिला देते हैं। तो बिल्कुल ये गलत है, जैसे स्टार्टिंग में नहीं करना चाहिए। देखिए, माँ का दूध तो सर्वोत्तम है, 6 महीना तक माँ का ही दूध देना चाहिए। यदि अगर दूध नहीं होता है तो ऐसे बहुत सारे फार्मूला मिल्क हैं जो डॉक्टरों के सलाह से फार्मूला मिल्क को हम जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। अगर हम दूध फार्मूला मिल्क बताते भी हैं तो मदर कभी कभी क्या करती हैं कि उसको निप्पल से पिलाना चालू कर देती हैं, जो कि ये लॉन्ग टाइम के लिए सही नहीं होता है। कभी भी इमरजेंसी पीरियड में, जैसे हम टेबलिंग के दौरान या किसी ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे स्पून फीड नहीं करा सकते हैं, वहाँ पर तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि रेगुलर यूज़ करना उनके लिए अच्छा नहीं होता है, तो जो बॉटल फीड भी अच्छा नहीं होता है। तो फार्मूला मिल्क जो होता है आप स्पून फीड से दे सकते हैं। बहुत छोटे बच्चों की बात हो रही है, नवजात बच्चों की। मैं आप दोनों से एक एक करके सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान चल रहा है देश में, सुमन के नाम से जिसको हम जानते हैं। आप दोनों से मैं उस पर भी कमेंट चाहूँगा कि क्या ये प्रोग्राम सही दिशा में चल रहा है, और क्या आपकी तरफ से कोई सजेशन है जिससे सुधार हो सकता है इसमें? ये जो अभियान शुरू हुआ है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, आज ही हमारी यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञों की कॉन्फ्रेंस यूपी की समाप्त हुई है। तो आज हम लोग ने इस पे बहुत बड़ी चर्चा करी, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, और किस तरह से गवर्नमेंट की इतनी सारी जो प्रोग्राम्स हैं किस तरह से उनको और अच्छे से लागू किया जाए। सो प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है उनको ग्राउंड लेवल तक ले जाने की। तो आपको लगता है सर कुछ और इसमें सरकार कर सकती है, या आपका कोई कमेंट इस पर? लगातार जैसे सरकार भी अपनी कोशिशें कर रही हैं, और गांव क्षेत्र में सरकार जो है आशा बहुओं को भी लगा रखा है इन सब चीज़ों के अवेयरनेस के लिए, और काफ़ी अच्छा चीज़ें मुझे लग रहा है कि उनके द्वारा काफ़ी चीज़ें जो है सही साबित हो रहा है।
और उनको सरकारी अस्पताल तक पहुंचाने का या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सलाह देने का। जैसे उनके अगर बहुत सारे वैक्सीनेशन है जो गवर्नमेंट्स में नहीं प्रोवाइड हो पाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे वैक्सीनेशन है। तो आशा बहुओं द्वारा ये बहुत सारी चीज़ें अच्छी जो है पहल है सरकार का, और बहुत अच्छा साबित हो रहा है ये। बहुत बढ़िया। डॉक्टर पंखुड़ी, मैं काफ़ी देर से आपके पास आने की जगह तलाश रहा था, वो जगह मुझे मिल गई। मैम, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके, इनफैक्ट शहरों में भी, मधुमेह से जो आंखों की बीमारियां होती हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो डायबिटीज़, रेटिनोपैथी उनमें से एक है। मैम, उस बीमारी के बारे में, उसकी पहचान, उसके निदान के बारे में आप कुछ हमारे ABP गंगा के दर्शकों को बताएं। डायबिटीज़ तो बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। ऑलमोस्ट हर 5th आदमी को डायबिटीज़ होती है, और इससे होने वाली आँखों की बीमारी जो है एक ऐसी बीमारी है जो हम लोग अगर समय से उसको डायग्नोज करें तो उसके कारण होने वाली अंधता को काफ़ी हद तक हम लोग रोक सकते हैं। क्योंकि अगर ये डायबिटिक रेटिनोपैथी एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है तो काफ़ी लो विज़न में आदमी आ जाता है, लो विज़न के ग्रेड में, ऑलमोस्ट हैंडीकैप हो जाता है विजुअली। तो सबसे पहली तो ज़रूरत ये होती है कि अगर कोई भी डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ है पेशेंट कहीं पर भी, चाहे शहर में या गांव में, तो पहला जो उसका फिजिशियन है उसकी ये ड्यूटी है कि वो या तो उसका फंडस खुद से चेक करे अगर करने में सक्षम हो, नहीं तो तुरंत ही किसी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेज के, स्पेशली कि आपको फंडस की या अपने आँखों के पर्दे की जांच करानी है, लिख करके भेजे, और उसके लिए मरीज़ स्पेशली आए। तो इससे मरीज़ को एक तो आ जाएगा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट तक, और दूसरा उसको इस बात में जागरूक हो जाएगा कि ये एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे खुद ही इसको जो है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से या आई डॉक्टर से मिल करके दिखाना चाहिए। तो ये फीडिंग जो है फर्स्ट लेवल पे ही होनी चाहिए कि आप जो है तुरंत जाइए, जैसे आप अपनी किडनी दिखाते हैं, अपनी दूसरी चीज़ें दिखाते हैं, आँख भी एक ज़रूरी हिस्सा है। और इसमें दिक्कत ये होती है कि सिम्टम्स थोड़े लेट आते हैं। जब तक आँख में पर्दे का जो सेंटर है वो इन्वॉल्व नहीं हो जाता, तब तक मरीज़ को पता नहीं चलता कि मुझे कुछ हो भी रहा है। लेकिन अर्ली स्टेजेस में अगर कोई ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट फंडस को देख लेता है, आँख के पर्दे को देख लेता है, तो पता चल जाता है कि किस स्टेज में बीमारी चल रही है। तो उस स्टेज पर जो भी इलाज हम लोग दे सकते हैं वो देते हैं, और ये काफ़ी हद तक ट्रीटेबल है। आजकल तो काफ़ी अच्छे इंजेक्शंस आ गए हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, तो उसको हम एक अर्लियर स्टेज पर ही हॉल्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और एक बार अगर पर्दा उखड़ने वाली स्थिति या ब्लीडिंग्स की स्थिति आ जाती है तो फिर इलाज तो तब भी होता है, लेकिन यह है कि मरीज़ जो है लो विज़न की कैटेगरी में आ जाता है। क्या डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको ये एडवाइस हो सकती है आपकी तरफ से कि वो नियमित अंतराल पर अपनी आंखों की जांच कराएं? क्या ये पहचान हो सकती है जल्दी? यदि डायबिटीज़ एक बार हो गई और डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं है, ये डॉक्टर ने बोल दिया, उसके बाद भी साल में एक बार मरीज़ को ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी है, अर्ली स्टेज की है, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स पे दिखाना चाहिए। और अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी सीवियर स्टेज या एडवांस स्टेज की है तो 2 से 3 महीने पे पेशेंट को दिखाना चाहिए। इसमें एक जो विशेष जांच होती है, एंजियोग्राफी होती है, आँख के पर्दे की एंजियोग्राफी अलग से की जाती है, CT स्कैन किया जाता है, और उसके बाद इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं। इलाज थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, तो इसके लिए थोड़ा सा मरीज़ को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आजकल जो है काफ़ी सारे इंश्योरेंस कंपनीज और सरकार भी इसके लिए काफ़ी काम कर रही है कि चीज़ें जो हैं जनरल मरीज़ तक आसानी से पहुंच पाएँ। आपने एक प्रेगनेंसी केयर ऐप बनाया है, आप उसके विषय में हमें बताएं। एक डॉक्टर को एक प्रेग्नेंट महिला को, जो WHO कहता है, 15 मिनट देने चाहिए, बट इतनी प्रेगनेंसी है इंडिया में, एक ऑस्ट्रेलिया हर साल हम लोग ऐड करते हैं कि हम औसत 3 मिनट एक महिला को देते हैं, एक डॉक्टर। और मेडिकल कॉलेज में तो उतना भी नहीं देते, कभी कभी 1 मिनट में ही चल क्या है नहीं है, और ब्लड प्रेशर कोई और ले रहा है। और इसको ये ऐप में डाला गया। ये कोविड टाइम में 2018 में चालू ही था काम, कोविड टाइम में हुआ, और उसी कोविड टाइम में अनाउंस हुआ था, प्रधानमंत्री ने कहा ऐप चैलेंज स्टार्ट हुआ था। सो बहुत सारे ऐप उसमें एंटर हुए, कोई क्रिकेट खेलने वाला कोई। सो ये ऐप आई मम्स, जो कि मदरहुड कंपेनियन ऐप, और जो प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के बाद भी ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी चाहिए सब, और पेरेंटिंग, इस ऐप को प्रधानमंत्री चैलेंज में अवार्ड मिला। और ये ऐप अभी अगर आप लोग शार्क टैंक देखते हैं तो 10 दिन पहले शार्क टैंक पे इसको फंडिंग मिली। पीयूष गोयल जी इसके एडवाइज़र अब बने हैं,
और 7.5 लाख गर्भवती महिलाएं इस पे जुड़ी हुई हैं। एक बेहतरीन, आप लोग सब आई मम्स करके डाउनलोड करिए और देखिए कि इसमें क्या है। जी, तो बहुत सारी जानकारियाँ हैं, विस्तृत विषय है लेकिन समय की अपनी चुनौती है। और फिर दोबारा मौका मिला तो ज़रूर हम इस पैनल के साथ बैठेंगे और बहुत सारी बातें इनसे जानेंगे, सुरक्षित मातृत्व के बारे में, आंखों की देखभाल और उनसे जुड़ी बीमारियों के बारे में। लेकिन फ़िलहाल आप तीनों का हमारे इस पैनल में शामिल होने के लिए, हमें इतनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।